हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुरप्रसाद जोनवाल और आप देख रहे हैं आरएस कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऑल न्यूमेरिकल फार्मूलाज फॉर एसएससी जेईई का पार्ट सी लेकर आया हूं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी ने भी पार्ट ए और पार्ट बी नहीं देखा है तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं या फिर मैं आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो फ्रेंड्स, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से शिकायत रहती है कि आप मेरी वीडियो को देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी फ्री में स्टडी अवेलेबल हो सके, फ्री की स्टडी अवेलेबल हो सके फॉर एसएससी जेईई के न्यूमेरिकल से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, और मैं आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड जितने भी स्टडीज़ होती हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके रिलेटेड भी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पार्ट सी पढ़ने वाले हैं। जितने पार्ट ए और पार्ट बी में हमने 46 न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज देखे थे, जहाँ पे हम उनको लर्न करने के ट्रिक्स और इजी वे में समझ रहे थे कि हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल। सो फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को आगे करते हैं। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के कोडिंग वाले की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस के लिए कोडिंग वाले की भी बात कर लेते हैं। बी रॉय, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बी रॉय हैव ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। हम इसे इस तरह से लर्न कर सकते हैं इस कलर कोडिंग को। बी रॉय था, उसकी ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ थी। सो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग हम इसे लर्न कर सकते हैं। बी के लिए हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, बी के लिए हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं। बी के लिए ब्लैक हो जाएगा बी, और नेक्स्ट बी के लिए हो जाएगा हमारा ब्राउन, आर के लिए रेड, ओ के लिए येलो, ओ के लिए ऑरेंज, एंड वाई के लिए येलो, जी के लिए ग्रीन, ब्लू, बी के ब्रिटेन, ग्रेड के लिए ग्रीन, ब्रिटेन के लिए ब्लू, वेरी गुड, वेरी के लिए, वी के लिए हमारा हो जाएगा वायलेट, जी के लिए हो जाएगा हमारा और जी के लिए हो जाएगा हमारा, सो फ्रेंड, जी के लिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर ग्रे, एंड डब्ल्यू के लिए वाइट। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको टॉलरेंस डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कि थोड़ी बहुत टॉलरेंस तो सबका पता होती है, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए और नन के लिए। नन का मीनिंग है जहाँ पे कोई चीज़ नहीं दे रखी हो, कोई कलर कोड नहीं दे रखा हो, हम वहाँ पर +-20% यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे गोल्ड के लिए टॉलरेंस दे रखी है और यहाँ पे ब्राउन के लिए टॉलरेंस हम ले लेते हैं +1% ले लेते हैं। रेड के लिए ले लेते हैं हम 2%, ±2%। ग्रीन के लिए 0.5%, ब्लू के लिए 0.25% और वायलेट के लिए 0.1%, ग्रे के लिए 0.05%। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी टॉलरेंस हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। इसको बाकी को हम फॉर्म न्यूमेरिकल के तौर पे हम सॉल्व करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन, येलो, रेड और ग्रीन दे रखा है। सो फ्रेंड्स, ब्राउन के लिए हमारा 1 हो जाता है और येलो के लिए हम 4 ले लेते हैं, और बाकी रेड हो गया तो 10⁻² हम 2 ले लेते हैं। रेड क्या होता है, 2 होता है, तो रेड के लिए हम 2 ले लेते हैं। और गोल्ड के साथ हमें दे रखा है तो प्लस माइनस गोल्ड का क्या होता है, 5%। तो इस तरह से हम इसे यहाँ ले लेते हैं। आप, आई होप आपको समझ में आया हो। तो अब ये हो जाएगा हमारा 1400, जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखा रखा है, 5/100 प्लस माइनस, इस तरह से डबल ज़ीरो कैंसिल हो जाती है, और 14 × 5 टोटल मिला के इस तरह से हमारी वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। 47, जो हमारा 47 था। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एनर्जी एंड KWH कंज्यूम्ड बाय फैक्ट्री पर डे। फैक्ट्री ने कितना कंज्यूम किया है एनर्जी को, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। सो फ्रेंड्स, पावर इनटू टाइम, जितनी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे टी से। सो फ्रेंड्स, एग्जांपल के तौर पे मैं कह सकता हूँ फैक्ट्री रन करती है 4 शिफ्ट में विथ 6 आवर्स ईच, एंड जो कंज्यूम करती है 36 किलोवाट, 86 किलोवाट, 50 किलोवाट एंड 20 किलोवाट ईच शिफ्ट। हर शिफ्ट में इस तरह से वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, टोटल शिफ्ट का निकाला है। फर्स्ट शिफ्ट के लिए इतना था, सेकंड के लिए इतना। फर्स्ट शिफ्ट के लिए आप देख सकते हैं 36 था,
सेकंड शिफ्ट के लिए 86, थर्ड शिफ्ट के लिए 50 एंड फोर्थ शिफ्ट के लिए 20। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको 6 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 आवर्स से यहाँ पे हम 6 आवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम इजीली इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से हमारी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1152 किलोवाट। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था जिसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये हमारा पावर सिस्टम से क्वेश्चन था। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। सिंक्रोनस स्पीड हम कैसे निकाल सकते हैं? सिंक्रोनस स्पीड आप सब जानते हैं। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है? NS इज इक्वल्स टू 120 F/P। इतना सारे फॉर्मूले तो आपको सबको ही याद रहते हैं, 120 F/P। तो ये तो आप सब जानते हैं। अगर हम देखें कि अगर हमें यहाँ से 120 मीन्स, कहने का मीनिंग है अगर हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं फ्रेंड्स? आप यहाँ से आप देख सकते हैं हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालनी होगी तो NS मल्टीप्लाई बाय P/120 इक्वल्स टू हमारा F निकाल सकते हैं हम। इस तरह से हमारा नया फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। स्लिप क्या होता है? NS माइनस NR/NS स्लिप परसेंटेज होता है, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है स्लिप के लिए, इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? स्लिप परसेंटेज। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। इस तरह से हमने निकाल लिया है। तो अब रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हमारी स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये हमें लर्न करना है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं रोटर स्पीड NR इक्वल्स टू 1 माइनस S इंटू सिंक्रोनस स्पीड। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, अब हम थोड़ी सी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देख लेते हैं ये फॉर्मूला किस तरह से डिस्कस हुआ है। सो फ्रेंड्स, NS माइनस NR/NS होता है। अगर मैं NS को अलग से डिवाइड कर दूँ, इसमें NR/NS जो होता है हमारा स्लिप के इक्वल, जो होता है हमारा किसके इक्वल? स्लिप के इक्वल। तो इस तरह से हमारा NS कट जाएगा। यहाँ से हमारी नई इक्वेशन क्या निकल कर आएगी? S इज इक्वल्स टू 1 माइनस NR/NS, जो आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ ले आता हूँ और स्लिप को यहाँ ले आता हूँ तो 1 माइनस स्लिप हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1 माइनस स्लिप हो जाएगा। अब हम इक्वल टू क्या हो जाएगा? NR/NS हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम इससे डायरेक्टली निकाल सकते हैं ये NS, हम इसको यहाँ पे ले आते तो हमारा नया फॉर्मूला निकल कर जो आएगा वो आप देख सकते हैं 1 माइनस स्लिप इंटू NS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NR। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि हमारा ये फॉर्मूला किस तरह से बनकर मिला है। आई होप फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है? रोटर करंट फ्रिक्वेंसी। चाहे कोई भी फ्रिक्वेंसी निकाल ली हो, स्लिप दे रखी हो और सप्लाई फ्रिक्वेंसी, तो हम स्लिप को और सप्लाई फ्रिक्वेंसी को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या था? नेक्स्ट फार्मूला नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने सोचा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस फार्मूलाज में ले लिया है ये। तो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी जानते हैं कि स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होता है? 66 होता है, 33 होता है, 66 होता है, 33 होता है, 22 होता है, 11 होता है, 400 300 होता है, 220 होता है, 230 होता है और 130 होता है, 400 होता है और 750। सो फ्रेंड्स, आप ये सभी जानते हैं, ये हमारे इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शंस पे दे रखे होंगे सारे दे रखे, लेकिन एक डिफरेंट के भी दे रखा होगा, तो आपको उनमें से चूज़ करना है कि कौन सा गलत है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पे फॉर फाइंडिंग टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है रेजिस्टेंस के लिए। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट किस तरह से निकालते हैं? आप यहाँ देख सकते हैं RT इक्वल्स टू R0
1 प्लस अल्फा डेल्टा होता है। सो फ्रेंड्स अब हमें किस तरह से हम ये फॉर्मूला लर्न करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर नॉट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, आर टी क्या है, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी दे रखा है जो होता है हमारा राइज इन टेम्परेचर, और अल्फा होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो फ्रेंड्स हमें क्या कर रखा होगा, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकाल कर दे रखी है। 2018 में ही इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, जो मैंने आपको नीचे फॉर्मूला डिस्कस कर दिया है, यहाँ पे बता दिया है। तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालनी है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री के लिए हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, टी डिग्री मीन्स कोई सा भी टेम्परेचर दे रखा होगा और उसके लिए भी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी होगी, और हमें टाइम चेंज भी दे रखा होगा, कितना टाइम चेंज हुआ है। सो फ्रेंड्स हम यहाँ से नीचे वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये आप लर्न भी कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से डेराइव भी कर सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये हम डेराइव भी कर सकते हैं, ये फार्मूला हम लर्न भी कर सकते हैं और डेराइव भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब हमें एनर्जी स्टोर्ड निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, एल की वैल्यू दे रखी होगी या करंट दे रखा होगा। अगर हमें एल नहीं दे रखा और L1 L2 L3 इस तरह से हमें वैल्यूज़ दे रखी होंगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सीरीज़ और पैरेलल में दे रखा होगा, सीरीज़ और पैरेलल में गिवन होगी तो हम उनके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स हम उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करके एल इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, एल इक्विवेलेंट और करंट का स्क्वायर करके हम इजीली सॉल्व करके इसकी एनर्जी स्टोर जितनी हुई है हम उस तरह से निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एडी करंट लॉस और हाई स्ट्रेस लॉसेस का। मैं फॉर्मूला आगे आने वाले वीडियोस में या फिर देखता हूँ इसमें हो जाएगा तो, नहीं तो आने वाले वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करूँगा। ये फॉर्मूला भी मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा आपको लर्न कराने के लिए। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं, इस एनर्जी इसको लर्न कैसे करना है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो होता है के एडी करंट के लिए के बी एम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ पे के लिए के होता है हमारा कोफिशिएंट, बी होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ होता है एफ फ्रिक्वेंसी, ये तो आप सब जानते हैं, टी हो जाएगा हमारा थिकनेस, और जी हो जाए जो वी है वो हमारा वोल्टेज या फिर वॉल्यूम हो जाता है। सो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि हमारा ये हाई स्ट्रेसेस एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। परमियंस हमेशा परमियंस इज ऑलवेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस होता है। सो फ्रेंड्स परमियंस समझ में आ गया होगा। अब हम एल की वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। इस एल की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड या फिर सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो तो हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, म्यू नॉट या फिर म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल होता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ म्यू नॉट की। यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 इंटू पाई इंटू 10⁻⁷। सो फ्रेंड्स अब हम आगे, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड एल लेंथ होती है। अगर हमें एरिया नहीं दे रखा होता और सिर्फ रेडियस दे रखी होती है और वो भी मीटर के सेंटीमीटर में, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे उनके। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट अपॉन एरिया, पोल स्ट्रेंथ और पोल एरिया जो भी दे रखा होगा उन दोनों का रेशो क्या था, पोल स्ट्रेंथ और पोल एरिया का रेशो हमारा होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। परमियंस मैंने कहा रिलक्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिलक्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, MMF अपॉन 5 होता है।
तो फ्रेंड्स रिलक्टेंस का हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा परमियंस निकल कर आ जाएगा। सो आप जानते ही हैं रिलक्टेंस का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, φ/mmf हो जाएगा। तो हम इस तरह से लर्न कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ पे हम डायरेक्टली रख सकते हैं, अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, करंट दे रखा है और एल की वैल्यू दे रखी है, लेंथ ऑफ कॉइल, एल मीन्स लेंथ ऑफ कॉइल, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और करंट को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे लेंथ से। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूलाज हमेशा डायरेक्टली आपको पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि हम इनको किस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से। सो फ्रेंड्स अब हम VRMS, सो फ्रेंड्स मैं आपको डायरेक्ट लर्न करने की ट्रिक बता देता हूँ। VRMS इक्वल्स टू V पीक निकालना हो। VRMS इक्वल्स टू V पीक क्या होता है, 1/√2। सो फ्रेंड्स ये होता है VRMS वाली। अब बात कर लेते हैं हम IRMS। V की बात कर ली तो हम I की बात कर लेते। IRMS भी इसी तरह से होगा, I पीक /√2। सो फ्रेंड्स इन दोनों के हम इस तरह से, इन दोनों के लिए हम बात कर सकते हैं, इस तरह से हम इन दोनों के, ये आपके लर्न करने वाले फॉर्मूलेज हो गए। ये हम इजीली इस तरह से लर्न कर सकते हैं। फिर अब मैं आपको डायरेक्टली इनको बता देता हूँ। ये तो सर RMS और पीक वैल्यू के लिए। सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं एवरेज और पीक के लिए। सो फ्रेंड्स एवरेज और पीक के लिए बात करेंगे तो फ्रेंड्स एवरेज के लिए क्या होगा हमारा, V एवरेज क्या होगा हमारा, 2/पाई किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा, V पीक से। आप देख सकते हैं यहाँ पे V पीक से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पीक से। और जो I एवरेज हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। I एवरेज क्या होगा, 2/पाई I पीक। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको दोनों ही फॉर्मूला डिस्कस कर दिए हैं, आप इनको इसी तरीके से लर्न कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनकी किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इन्हें न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन आपको और शॉर्ट पड़ेगा अगर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे 2/पाई को क्या लिख सकते हैं और 1/√2 को हम क्या लिखेंगे, तो हम डायरेक्टली आप यहाँ देख सकते हैं, हम 2/पाई को हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, 1/2 है, इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला में लिखेंगे 0.707। ये इस वैल्यू को हमें लर्न कर लेना है, 0.707। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/√2। अब बात करते हैं 2/पाई, तो 2/पाई को हम क्या लिखेंगे, 0.63। तो 0.63 हम इसको फॉर्मूलाज में यूज़ करेंगे। ये तो था ये तो हमारा RMS के लिए था, RMS के लिए, और ये एवरेज के लिए है, ये एवरेज के लिए। तो एवरेज के लिए आपको क्या याद रखना है, 0.63 होना चाहिए, और RMS के लिए 0.707। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डायरेक्टली बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है किस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं जो मैंने बनाई है, ये आपको डायरेक्टली इस तरह से पूछ लेता है एग्ज़ाम में, और ज़्यादातर पूछा ही है। 2018 में ये ज़रूर इसी तरीके से पूछा गया है। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। मैंने आपको सारे एक साथ बता दिए हैं, तो अब की बार आएंगे फॉर्मूलाज तो मैं आपको बोल दूंगा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ। सो मैं अब हम आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्स ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनवर्स होती है टाइम का। सो फ्रेंड्स मैंने एवरेज ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज AC का एवरेज करंट कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अभी बताया ही है अभी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज वोल्टेज भी मैंने आपको बता दिया है पहले। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस ससेप्टेंस हम किस तरह से निकालेंगे। कैपेसिटेंस ससेप्टेंस, अगर आपको डायरेक्टली कैपेसिटर दे रखा है तो हम डायरेक्टली ओमेगा C से हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं। ओमेगा C क्या होगा, 2πf, 2 × 3.14 × फ्रिक्वेंसी × C, हम इस तरह से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। सो अगर आपको इनमें कैलकुलेशन में न्यूमेरिकल के फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करने के बाद कोई प्रॉब्लम होती है कि हम इसे शॉर्ट ले कैसे कैलकुलेशन फास्ट करें, कैलकुलेशन कैसे इंक्रीज़ करें,
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, न्यूमेरिकल 2-4 थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करके वीडियो बता दूंगा कि हम इस पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन को किस तरह से सॉल्व करना है। आप कमेंट करेंगे तभी बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर हमें कैपेसिटेंस दे रखा है तो हम इस तरह से डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, ससेप्टेंस निकालेंगे। अगर हमें नहीं दे रखा है, रिएक्टेंस कैपेसिटेंस दे रखा है और आर की वैल्यू दे रखी है, रिएक्टेंस कैपेसिटेंस और आर की वैल्यू दे रखी है, तो फ्रेंड्स अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल लेंगे। अब फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो S इक्वल्स टू एक्स सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी होता है हमारा फॉर्मूला। तो हम यहाँ से एक्स सी भी निकालेंगे। एक्स सी क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी मीन्स 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। ट्रांजिएंट टाइम ऑफ सीरीज आरसी सर्किट, ट्रांजिएंट टाइम ऑफ सीरीज आरसी सर्किट के लिए हमें रेजिस्टेंस दे रखा और कैपेसिटेंस, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांजिएंट टाइम सीरीज के लिए। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। टोटल एक्टिव पावर फॉर 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, P इक्वल्स टू 3 फेज है इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, √3 इंटू वी आई इंटू कॉस फाई होता है हमारा फॉर्मूला। हमने 3 फेज के लिए उसे 3 से मल्टीप्लाई किया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो ये फॉर्मूला। अब हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, फॉर कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम किस तरह से वैल्यूज़ गिवन होगी और हम किस तरह से कन्वर्ट करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे RSH यानी शंट रेजिस्टेंस, RM यानी IM यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, I यानी मीटर करंट, RM यानी मीटर रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेंगे और डायरेक्टली हम यहाँ से फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं हम क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर के जितने भी ब्रिज के फॉर्मूलाज हैं मैं आपको डिस्कस करते जाऊँगा हर वीडियो में, आप वहाँ से निकाल लीजिएगा, लर्न कर लेना। तो फ्रेंड्स हमारा मैक्सवेल इंडक्टेंस के लिए हमारा क्या होता है, ब्रिज सर्किट के लिए हमें क्यू फैक्टर निकालना है मैक्सवेल इंडक्टेंस के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला होता है क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा C4R4। ये हमें याद कर लेना। ये फॉर्मूला हर बार मीन्स हर ब्रिज के लिए इसी फॉर्मूले से बेस्ड हम लर्न करेंगे, इसी फॉर्मूले से बेस्ड हम यूज़ करके लर्न करेंगे। सो फ्रेंड्स इसी तरह से हम निकाल के लर्न करेंगे। आई फ्रेंड्स अब आपको समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं पावर फैक्टर एंगल। पावर फैक्टर ट्रायंगल आप सभी जानते होंगे, आप सबने पढ़ा है। पावर फैक्टर ट्रायंगल क्या होता है, जो हमारा बेस में होता है, यहाँ पे 0 से हमारी एक्टिव पावर होती है VI cos फाई होती है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। ये VI cos फाई एक्टिव पावर है, VI हमारी अपेरेंट पावर है, VI हमारी अपेरेंट पावर है, और ये VI sin फाई हमारी क्या है, रिएक्टिव पावर। सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल कर आता है पाइथागोरस थ्योरम से। आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारा इस तरह से ये निकल कर आए। सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर। एक्टिव पावर क्या होती है हमारी, VI cos फाई और VI अपेरेंट क्या होती है, VI। यहाँ से VI से VI कैंसिल हो जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे VI cos फाई किस पावर फैक्टर किसके इक्वल है, VI cos फाई के इक्वल। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारा क्या बच गया, cos फाई। तो यहाँ देख सकते हैं cos फाई की वैल्यू हम इस तरह से लर्न कर सकते हैं, cos फाई किस तरह से आया। तो मैं अब बात कर लेते हैं हम पावर फैक्टर का एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो से हमें वैल्यूज़ दे रखी होगी, जैसे R की वैल्यू दे दी या फिर रिएक्टेंस कैपेसिटेंस दे दिया या फिर रिएक्टेंस इंडक्टेंस दे दिया, तो हमें यहाँ से रिएक्टेंस कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस इंडक्टेंस दे दिया, तो हम इस तरह से सॉल्व करके R की Z की वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और R की वैल्यू दे रखी होगी। सो फ्रेंड्स हम इस तरह से इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम आगे चलते हैं। पावर फैक्टर मैंने आपको ये वाला पॉइंट डिस्कस कर ही दिया है अभी किस तरह से सॉल्व हुआ है। अब हम आगे चलते हैं 69 फॉर्मूला नंबर 69 परसेंटेज वोल्टेज एरर क्या होता है हमारा, प्राइमरी वोल्टेज मीन्स V1 माइनस टर्न्स रेशियो
इंटू V2 अपॉन V1। इसे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा क्या निकल कर आएगा, परसेंटेज वोल्टेज एरर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको लर्न करना ज़रूरी है ये फार्मूला, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। फॉर डीसी सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर के लिए हमें क्या करते हैं, ट्रू इफेक्टिव मैकेनिकल पावर निकालनी है हमें। ट्रू इफेक्टिव मैकेनिकल पावर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बैक ईएमएफ इनटू करंट, आर्मेचर करंट, बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट, जो आप जानते हैं P इक्वल्स टू VI होता है। इसी तरह से हम EB को क्या कह सकते हैं, V कह सकते हैं, और IA को क्या कह सकते हैं, आर्मेचर करंट को क्या कहते हैं, I। सो फ्रेंड्स अब हम इसे लर्न कर सकते हैं इजीली। तो अब हम आगे चलते हैं, बैक ईएमएफ की बात कर लेते हैं। बैक ईएमएफ क्या होता है हमारा, P5NZ अपॉन 60A। ये आपने सब ने लर्न किया होगा कंपटीशन, या फिर आपने स्टडी करी होगी इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, जितने भी न्यूमेरिकल फार्मूलाज के होंगे आप इजीली मशीन में से लर्न होगी ये फार्मूला। P क्या होता है हमारा नंबर ऑफ होल्स, 5 होता है हमारा फ्लक्स, एंड टर्न्स होता है नंबर ऑफ टर्न्स, A होता है हमारा पैरेलल पाथ, Z होता है हमारा नंबर ऑफ कंडक्टर। सो अब हम आगे चलते हैं। फॉर इंडक्शन मोटर पावर डिलीवर्ड, इंडक्शन मोटर के लिए हमारा पावर डिलीवर्ड क्या हुआ है, टॉर्क डेवलप्ड इन मोटर, टॉर्क जितना भी डेवलप्ड हुआ है मोटर में, एंगुलर स्पीड इनटू एंगुलर स्पीड। हमें क्या करना है, जितना भी टॉर्क डेवलप हुआ है मोटर के अंदर, इंडक्शन मोटर में, हमें उसे एंगुलर स्पीड से मल्टीप्लाई करके हमारा पावर जितना डेवलप हो वो हम इससे निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, 72 फार्मूला, जहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ रेसिप्रोकल और प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल और प्रोपोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं रेसिप्रोकल और प्रोपोर्शन किस तरह से हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस आप जानते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है 1/G, इसके इक्वल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टिविटी मीन्स रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, सिग्मा, ठीक है, सिग्मा कहते हैं इसे हम, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले की तरफ, परमियंस। परमियंस क्या होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1/R, मतलब 1/ रिलक्टेंस होता है परमियंस, 1/ रिलक्टेंस होता है परमियंस। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की तरफ, फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 1/ टाइम होता है। यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब्ड बाय द लाइन कंडक्टर्स। जितना भी मॉइस्चर कंटेंट हुआ है, जितना भी मॉइस्चर हुआ है, एब्जॉर्ब्ड किया है लाइन कंडक्टर ने, उसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/ डिवाइड कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। और हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, इस तरह से हम इसे लर्न कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं स्पीड ऑफ मोटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स अब बैंडविड्थ क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। बैंडविड्थ क्या होता है हमारा, बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, और L क्या होता है हमारा, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, जो मैंने डिस्कस कर दिया है। फ्रेंड्स अब हम आगे नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, जिसमें क्वेश्चन में दे रखा हो वोल्टेज और करंट, जहाँ पे हमें कंडक्टेंस निकालना है। तो फ्रेंड्स कंडक्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज करंट दे रखा है, तो ओम्स लॉ से हम V इक्वल्स टू IR होता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, R की वैल्यू निकाल लेंगे। R इक्वल्स टू क्या होगा, V/I, तो V/I में वैल्यू पुट करके हम R की वैल्यू निकाल लेंगे। R को हम रिवर्स कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस आ जाएगा। सो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र
थ्रू इन दिस सर्किट कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हुआ है सोर्स रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो हम इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। वी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से मैंने बताया है। वी इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से हमारा जितना भी करंट जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ से हमारा जितना भी करंट जा रहा है इस सर्किट में, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हमारा जितना भी करंट जा रहा है सर्किट में, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से वोल्टेज है V, यहाँ से हमारा करंट जा रहा है कुछ, यहाँ से हमारा करंट जा रहा है कुछ, और वो यहाँ से होते हुए यहाँ आ रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, V इक्वल्स टू I इंटू आर एस प्लस आई इंटू आर एल। तो ये तो आप जानते ही हैं, हम KVL अप्लाई करने के बाद हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से आई की वैल्यू यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेंगे और वो आई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर होता है, तो वी अपॉन आर यहाँ से आई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वी अपॉन आर होता है, तो हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए हमारा क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस और सोर्स रेजिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों क्या होते हैं हमारा सेम हो जाते हैं। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V अपॉन 2RL। तो इसको हम I की वैल्यू यहाँ पे V अपॉन 2RL, तो P इक्वल्स टू आई स्क्वायर होता है, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, I की वैल्यू यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से सॉल्व करके हमें फॉर्मूला निकल कर आएगा IRL इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन 4P। सो फ्रेंड आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा ये फॉर्मूला। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। मैंने आपको पहले ही बता दिया, L जो होता है इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जब हमारा इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीज होगा, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कॉइल्स भी, नंबर ऑफ टर्न्स भी इंक्रीज होगा। इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ टर्न्स भी डिक्रीज होगा। सो फिर अब बात कर लेते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इंक्रीज होगा तो हमारा एरिया डिक्रीज होगा। और बात कर लेते हैं फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीज होगा तो हमारा एरिया इंक्रीज होगा। सो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। फ्लक्स इन आयरन कोर क्या होता है हमारा, फाई नॉट जाई इंटू फाई, जाई इंटू फाई होता है, जाई नॉट इंटू फाई होता है, फाई जी। तो फ्रेंड्स जाई नॉट क्या होता है हमारा, फ्लक्स लीकेज कोफिशिएंट होता है, और फाई जी क्या होता है हमारा एयर गैप फ्लक्स। यहाँ से हम इसकी इस तरह से सॉल्व करके हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं फ्लक्स इन आयरन कोर, यहाँ से हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकालें। सो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। फ्रेंड्स इंड्यूस्ड ईएमएफ के जितने भी फार्मूलाज हैं, मैं आपको सारे फार्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको, या फिर बीच में कभी मूड हुआ तो मैं आपको सारे फार्मूलाज इंड्यूस्ड ईएमएफ के एक साथ बता दूंगा कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं, कि कौन कौन से आएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सॉल्व हुआ है। तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे निकालेंगे, जहाँ पे हमें क्या दे रखा होगा, वेलोसिटी दे रखी होगी कंडक्टर की, और फ्लक्स डेंसिटी दे रखी होगी, और एल दे रखा होगा। तो हम उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाल लेंगे इंड्यूस ईएमएफ। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारा, बी एम इंटू ए इंटू कॉस फाई। तो हमारा आप जानते होंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, हम बी ए भी कह सकते हैं, हम बी ए भी कह सकते हैं। यहाँ से हम कॉस थीटा इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो बी एम इंटू बी एम क्या होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ए होता है हमारा एरिया, थीटा जो है यहाँ पे, थीटा जो है यहाँ पे हमारा कॉस थीटा है। सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कॉस थीटा के बाद नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलक्टेंस क्या होता है, मैंने आपको बता दिया एमएमएफ अपॉन फाई होता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सी मिस्टेक कर दी थी वहाँ पे फर्स्ट वीडियो में पार्ट ए में, तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला थोड़ी सी मिस्टेक करके गलत बता दिया था और रिवर्स करना है उसका, तो जो मैंने यहाँ पे करेक्शन कर दिया है। आप देख सकते हैं रिलक्टेंस क्या होता है हमारा, एमएमएफ अपॉन फाई, एमएमएफ अपॉन फाई होता है रिलक्टेंस। आप यहाँ देख सकते हैं एमएमएफ क्या होता है हमारा, एनआई होता है। एमएमएफ का फॉर्मूला रिवाइज होता है, जितने भी फॉर्मूला रिवाइज होंगे वो आपको लर्न भी होते जाएंगे फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे हमें रिलक्टेंस निकालने के बाद क्या कह रहा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, मीन्स एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। देख लीजिए आप वापस से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया,
एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हमें क्या कर रखा होगा, पोल दे रखा होगा, नंबर ऑफ पोल्स, और एन दे रखा होगा, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा होगा, और फ्लक्स दे रखा होगा, और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। फ्रीक्वेंसी नहीं है तो टाइम भी दे रखा होगा। तो फ्रेंड हम टाइम को 1/t से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, NI/2πr। NI/2πr मीन्स, कहने का मीनिंग है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट अपॉन 2πr होता है। बात कर लेते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी का क्या होता है हमारा, म्यू इंटू PBH होता है। जो हमारा परमिटिविटी या परमिएबिलिटी क्या होता है, B/H होता है, जिसे हम BH कर्व के रूप में भी जानते हैं। तो हमारा म्यू नॉट की वैल्यू मैं आपको यहाँ पे वापस बता देता हूँ, 4 × पाई × 10⁻⁻7 होती है। म्यू की वैल्यू हमें याद हो चुकी होगी अब तक, तो आपको याद हो गई हो, मुझे भी रट चुकी है। आपको कोई भी सपने में उठा के पूछेगा तो आप म्यू की वैल्यू डायरेक्टली बता देंगे। परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है वो आप बता देंगे। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। इस तरह से हम बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एक डिफरेंट फॉर्मूला। अगर हमें क्यू फैक्टर निकालना है RLC सर्किट के लिए, ठीक है, तो बैंडविड्थ गिवन होगी, लेकिन हमें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी नहीं है। अगर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी नहीं है तो हमें क्या करनी है, उस केस में हमें रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को 1 लेना है। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी को 1 लेके उस केस में हमें सॉल्व करना है। तो हमारा यहाँ पे हम इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो Q है, ये Q जो है हमारा यहाँ चल जाएगा, और ये बैंडविड्थ हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन के आ गया। सो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी फ्रिक्वेंसी हम यहाँ से क्यू फैक्टर निकालेंगे। अब बात कर लेते हैं टोटल इम्पीडेंस हमें कैसे निकालना है, और टोटल इम्पीडेंस यूज़ करके हमें cos फाई कैसे निकालना है मैं आपको इस फॉर्मूले में बता देता हूँ। कभी कभी हम डायरेक्टली टोटल इम्पीडेंस भी पूछ लेता है RLC सर्किट के लिए। तो रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस दे रखा होगा और इंडक्टिव रिएक्टेंस दे रखा होगा। तो हम इस फॉर्मूले से यूज़ करके डायरेक्टली निकाल लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, हम इसे डायरेक्टली निकाल लेंगे। Z = R² प्लस XC² प्लस XL का स्क्वायर रूट होता है फ्रेंड्स, आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स अब R क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस कैपेसिटेंस XC, और इंडक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, XL। अब इससे हम क्या कहते हैं, cos फाई निकालेंगे। तो Z निकाल लिया, तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस दे रखा है, Z दे रखा है, तो R/Z होता है cos फाई। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं। 84 फॉर्मूला। ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूलाज मैं इस वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि जितने ज़्यादा फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो इतने ज़्यादा वीडियो नहीं अपलोड हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि हमारे वीडियोज़ अलग अलग वीडियोज़ ना बने। अब हम बात कर लेते हैं, जहाँ पे हमें कैपेसिटेंस दे रखा होगा, L की वैल्यू निकालनी होगी, और Q दे रखा होगा, Q फैक्टर, और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल लेंगे। हम इसे, अगर हम इसको इस तरह फॉर्मूले से यूज़ करके निकालेंगे तो हमें लेंदी हो जाएगा, लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यहाँ से लर्न कर लेंगे। अब मैंने इसको कैसे निकाला है आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने इसे किस तरह से सॉल्व करके निकाला है। 2π क्या होता है, FR, आप देख सकते हैं 1/2π होता है FR, 1/2π √LC होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, √LC तो यहाँ ले आता हूँ, 1/2π F को यहाँ ले आता हूँ, और जब मैं रूट हटाऊँगा तो रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायर लगाऊँगा। तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो मैं इसको स्क्वायर कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे रूट हटाने के बाद क्या हो गया, L यहाँ LC हो गया, इक्वल्स टू 1/2π F का स्क्वायर इंटू C। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से C कैंसिल आउट करके मैं यहाँ ले आता हूँ C, तो 2π F का होल स्क्वायर इंटू C हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम डायरेक्टली फॉर्मूला निकालें। तो हमें यहाँ के डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करें। तो फ्रेंड्स आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ।
सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूमेरिकल के तौर पे मैंने इसे सॉल्व किया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मैंने इसे न्यूमेरिकल के रूप में सॉल्व किया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इसे किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें क्या दे रखा होगा, एक साइनोसॉइडल की वोल्टेज दे रखी होगी जिसे हम कहते हैं 20 साइन ओमेगा टी वोल्टेज दे रखा है। अगर इसके साथ ओमेगा टी के साथ प्लस कुछ डिग्री नहीं है तो हम उसे एज्यूम कर सकते हैं हम साइन ओमेगा टी मीन्स साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। तो इसे हम इस तरह से एज्यूम करके चलेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम इसे एज्यूम करके चलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व किया। तो 10 20 यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज 20 हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा इससे। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फॉर्मूला क्या बनकर आता है, यहाँ से हमारा एवरेज पावर निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला बनकर आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला है, पी एवरेज इक्वल टू वी एम अपॉन आई एम, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट। यहाँ पे करंट लिखा हुआ है तो मैक्सिमम करंट है। तो उस तरह से हम थीटा भी क्या होगा, फेज डिफरेंस ऑफ वोल्टेज विद करंट एंड फेज डिफरेंस विद थीटा आई क्या हो गया, फेज डिफरेंस विद करंट एंड विद वोल्टेज। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्टली। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री की, दूसरे वाले में करंट में जो वैल्यू दे रखी है वो हमारा फर्स्ट वाला एंगल हो जाएगा, बाकी वो दे रखा है वो नेक्स्ट एंगल हो जाएगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट करके डायरेक्टली निकालें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, जो हमारा 3 डेल्टा होता है। डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या होगा, हम टोटल पावर निकालना है। तो टोटल पावर निकालने के लिए क्या होता है, हमारा 3 VI cos फाई होता है। और अगर हमारा रिएक्टिव पावर के लिए बात करें तो हम सिंपल से डेल्टा कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिएक्टिव पावर के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम बात करते हैं, थैंक यू फ्रेंड। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो हम नॉर्टन रेजिस्टेंस हर एवरी टाइम आपके पास ये क्वेश्चन जरूर निकल कर आएगा। हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा हमेशा, नॉर्टन रेजिस्टेंस या नॉर्टन करंट किस तरह से निकाल सकते। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस केस में हम बात कर लेंगे नॉर्टन रेजिस्टेंस किस तरह से निकालना है। हमें ये सर्किट दे रखा होगा, आप ये देख यहाँ पे इस तरह से सर्किट गिवन होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस जो वोल्टेज है इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद हमें नॉर्मली आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और कुछ नहीं करना है, फालतू में दिमाग नहीं लगाना है, हमें आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ये हमारा सर्किट आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो हमें क्या है, ये पैरेलल में, तो हम इसे पैरेलल की तरफ सॉल्व कर लेंगे। जो मैंने इसे सॉल्व कर रखा है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व कर रखा है पैरेलल के अकॉर्डिंग, मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। इसे पैरेलल के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखा दिया। फिर ये इसके साथ क्या है, सीरीज़ में, तो हम इसे सीरीज़ के साथ ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं, ये हो गया। अब ये जो है, ये जो सर्किट बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो सर्किट बना है कुछ इस तरह से बन गया है। इस तरह से बन गया है। अब हमारा इस तरह से हमारा सर्किट बन गया, है। ये हो जाएगा हमारा आर एन निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हम इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे 1 ओम में। तो 1 इस तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे तो ये 2 ओम हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 ओम, इसके लिए 3 ओम, और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा यहाँ पे भी 3। तो अब ये क्या है, जो ये इस तरह से है ना, तो ये मान लीजिए कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। तो कहने का मीनिंग ये है, पैरेलली हमारा कनेक्टेड हो गया है। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ आ गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ आ चुका है। तो ये रेजिस्टेंस हो गया इस तरह से। अब ये इस इंडक्टेंस के लिए आएगा, जो मैंने फॉर्मूला पहले ही बता दिया है। मैक्सवेल इंडक्टेंस के लिए क्या होता है, क्यू फैक्टर क्या होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस के लिए, ओमेगा इंटू C4R4 होता है।
यहाँ आप देख सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन करंट, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ CRO के लिए क्या होता है हमारा 1/डिफ्लेक्शन फैक्टर, 1/डिफ्लेक्शन फैक्टर। सो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इजीली लर्न कर सकते हैं डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेंसिटिविटी वोल्टेज। सेंसिटिविटी वोल्टेज हम किस तरह से निकालेंगे। जो सेंसिटिविटी वोल्टेज क्या होती है हमारा आई का इन्वर्स होती है। मीन्स सेंसिटिविटी वोल्टेज क्या होता है, आई का इन्वर्स होता है। कहने का मतलब है सेंसिटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। आप यहाँ इजीली समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको न्यूमेरिकल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रखा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए पॉज करके और समझ लीजिए कि किस तरह से हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट फॉर्मूला आज इस वीडियो का 91। जो हमारा ये हमें याद रखना है बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ ऑफ CRO क्या होता है, बैंडविड्थ ऑफ CRO क्या होता है 0.35 अपॉन राइज टाइम। जितना टाइम इंक्रीज हुआ है बैंडविड्थ ऑफ CRO राइज टाइम क्या होता है वो इस तरह से होता है। बैंडविड्थ ऑफ CRO क्या होता है वो 0.35 अपॉन राइज टाइम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है यहाँ पे। इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बनकर आया। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट फॉर्मूला, आने वाले फॉर्मूलाज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए ताकि जितने भी SSC 2020 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इजीली लर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।